हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे लागत की धारणाओं के बारे में। लागत यानी कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बीए और एमए के लिए, और इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, या फिर हायर एजुकेशंस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी लागत जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लागतों के जो प्रकार होते हैं, जो लागतों की धारणाएं हैं, कितने तरीक़े से उन्हें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो लागत से रिलेटेड जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं उनके बारे में आपको समझने में सहायता करेगी। लागत की धारणाओं में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत को हम वित्तीय लागतें भी कहते हैं। मौद्रिक लागतों में वो सारे भुगतान शामिल होते हैं जो उत्पादक किसी वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरे व्यक्तियों को करता है। इसमें आपकी आ जाएगी मज़दूरों को दी जाने वाली मजदूरी, कच्चे माल को ख़रीदने में जो पैसा दिया जाता है वो, जो आप लाइट का बिल पे करते हैं वो, जो कुछ भी आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं और उसके बदले जो आप पे करते हैं, वो सारा पेमेंट जो है मौद्रिक लागतों में शामिल होता है। मौद्रिक लागतों के बाद दूसरी चीज़ आती है वास्तविक लागत। मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत में फ़र्क होता है। मौद्रिक लागत में हम शामिल करते हैं वो लागतें जिनको हम नोट, करेंसी या मुद्रा के रूप में दे पाते हैं, जबकि वास्तविक लागत में वो सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो किसी उत्पादन को करने में हमने त्याग किया, या किसी भी प्रोडक्शन को करने में जो हमें असुविधा हुई, जो तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की, जो अपने आराम को हमने त्यागा। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस दिन किसी शादी में या फंक्शन में हमारा इन्विटेशन है, तो अगर हम वहाँ जाते तो हम इंजॉय करते, लेकिन हमने उसके जगह किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में अपना टाइम दिया, तो जो ये हमने त्याग किया ये वास्तविक लागतों में शामिल होगा। इसके बाद तीसरी आती है अवसर लागत। किसी वस्तु की अवसर लागत वो अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु है जिसका परित्याग किया जाता है और जो उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकती थी। मान लो जैसे कि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, कृषि का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं का, जौ का, दालों का, लेकिन अगर हम उस चीज़ का प्रोडक्शन ना करके हम किसी अन्य चीज़ को उगाते, तो वो जो चीज़ हम उगाते और हमने उसको ना उगाकर अपनी ज़मीन पर जो चीज़ उगाई, ये अवसर लागत को यहाँ से समझा जा सकता है। जिसको हमने त्याग दिया वो उस वस्तु की अवसर लागत होगी जिस वस्तु का हमने उत्पादन किया। इसके आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकने वाली कोई अन्य वैकल्पिक वस्तु नहीं होती है अवसर लागत, बल्कि सर्वोत्तम और सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। या एक वस्तु की अवसर लागत को अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए जो उसी मूल्य के साधनों की सहायता से उत्पादित की जा सकती है। जैसे अगर हम कहें कि उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकती है, तो उसमें थोड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए हम गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं के लिए सारी चीज़ें चाहिए, साथ में गेहूं का बीज चाहिए, लेकिन हम अगर उस ज़मीन पर गेहूं ना उगाकर चावल उगाते तो हमें सभी वो साधन इस्तेमाल करते जो हमने गेहूं उगाने के लिए इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बीज हमें दूसरा लेना था। तो उन्हीं साधनों से उत्पादित की जा सकने वाली वस्तु ना कहकर उसी कीमत के साधनों से उत्पादित की जाने वाली वस्तु कहना चाहिए। इस तरह से किसी वस्तु की अवसर लागत वो अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु होती है जिसका परित्याग कर हम अमुक वस्तु या अन्य वस्तु को उगाते हैं। यानी जिस वस्तु को हमने उगाया या जिस वस्तु का हमने प्रोडक्शन किया, उसकी अवसर लागत वो सर्वोत्तम वस्तु होगी जो अगर हम वो चीज़ ना बनाते तो दूसरी क्या बनाते। तो ये होती है अवसर लागत, जिस चीज़ को त्याग कर हम दूसरी चीज़ को उत्पादित कर रहे हैं। इसके बाद जो आता है, फिर आता है एक निजी लागत। एक पदार्थ को उत्पादित करने के लिए फर्म द्वारा व्यय की गई स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों का योगफल उसकी निजी लागत होता है। स्पष्ट लागतें जो मूर्त हैं और स्पष्ट लागतें जो अमूर्त होती हैं। फिर आती है एक सामाजिक लागत। एक फर्म के उत्पादन के कारण अन्य फर्मों,
या उपभोक्ताओं को जो बाहरी लाभ और हानियां होती हैं वही सामाजिक लागतें होती हैं। जैसे कि यदि किसी अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाली कोई फर्म किसी आबादी भरे क्षेत्र में लगा दें तो उसका जो धुआं निकल रहा है, मान लीजिए उसको जो आसपास की आबादी सांस के ज़रिए अपने अंदर ले रही है और वो बीमार हो रही है उससे, तो ये सामाजिक हानि है और ये सामाजिक लागतों में शामिल होगी। इसी तरह से अगर किसी फर्म से अन्य फर्मों को या फिर आसपास रहने वाले जो समाज के लोग हैं उनको कोई फ़ायदा होता है तो वो सामाजिक लाभ होंगे, और ये दोनों ही चीज़ें सामाजिक लागतों में शामिल होती हैं। इसके बाद एक छठा प्रकार आता है आर्थिक लागतों का। आर्थिक लागत लेखांकन लागतों और अस्पष्ट लागतों का योग होती हैं, और जो लेखांकन लागतें हैं उन्हीं को हम स्पष्ट लागतें भी कहते हैं। स्पष्ट लागतें और अस्पष्ट लागतें, इन दोनों के योग को हम आर्थिक लागत कहेंगे, और साथ ही इस लेखांकन लागत भी स्पष्ट लागतें ही कहलाती हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद सातवां आता है कुल लागत। कुल लागत में हम स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों को शामिल करते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस TVC यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो लागतें दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फिक्स्ड, जिनको हम अल्पकाल में नहीं बदल सकते, जिनको हमें वहन करना होता है चाहे हम उत्पादन चालू रखें या उत्पादन को बंद रखें। दूसरी होती हैं परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें वो लागतें होती हैं जिनको कि हम उत्पादन के जब तक उत्पादन चालू रहेगा तब तक ही वो लागतें जो हैं रहेंगी, और जैसे ही हम उत्पादन बंद करेंगे ये लागतें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से आप स्थिर लागतों और जो परिवर्तनशील लागतें हैं उनको समझ सकते हैं। इनको और अधिक स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि स्थिर लागतें वो लागतें हैं यानी टोटल फिक्स कॉस्ट जिन्हें हम कह रहे हैं। स्थिर लागतें वो लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करके नहीं बदली जा सकती। स्थिर लागतें स्थिर मात्रा को व्यक्त करती हैं जिसे अल्पकाल में फर्म को उठाना ही पड़ेगा चाहे उत्पादन कम हो या अधिक। यदि अल्पकाल में फर्म उत्पादन बंद भी कर दे तो उसे स्थिर लागतें वहन करनी ही पड़ेंगी। स्थिर लागतों में ओवरहेड कॉस्ट शामिल होती, इन्हें ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, और इनमें इमारत, बीमा, मशीनरी और मूल्यह्रास, संपत्ति कर, ब्याज या प्रबंधक का वेतन, चौकीदार आदि का वेतन शामिल होता है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो अल्पकाल में आप बदल नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ उत्पादन हो या ना हो ये इन सारी लागतों को आपको वहन करना ही पड़ेगा। और TVC यानी परिवर्तनशील लागतें वो लागतें होती हैं जिन्हें अल्पकाल में बदला जा सकता है, और ये परिवर्तनशील साधनों को काम पर लगाने के लिए उठाई जाती हैं। कुल परिवर्तनशील लागतें अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ बदलती हैं, अर्थात उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ेंगी और उत्पादन के घटने पर घटेंगी। अगर उत्पादन को बंद कर दिया जाए तो परिवर्तनशील लागतें भी समाप्त हो जाएंगी। परिवर्तनशील लागतों में आप शामिल कर सकते हैं श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल की कीमतें, बिजली, ईंधन, परिवहन व्यय आदि। अगर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो बिजली है उसका बिल आप पे नहीं करेंगे। जो परिवहन व्यय है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परिवहन का मेन जो औचित्य है वो विपणन में काम करता है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो विपणन कैसा। इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट है औसत लागत। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर औसत लागत प्राप्त की जा सकती है। औसत लागत के भी दो प्रकार होते हैं, और औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो जब हम कुल लागत को अगर उत्पादन की मात्रा से भाग देते हैं तो हमारी प्राप्त हो जाती है औसत लागत। इसी तरह से अगर औसत स्थिर लागत जो है उसको हमें ज्ञात करना है तो हमें जो कुल स्थिर लागत है उसको उत्पादन की मात्रा से भाग देंगे, यानी AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। और अगर हमें औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त करनी है तो हमें कुल परिवर्तनशील लागतों को उत्पादन की मात्रा से भाग देना होता है। तो अगर हमें AFC निकालनी है यानी औसत स्थिर लागत तो हमें TFC अपॉन Q करना है,
और अगर हमें ABC निकालनी है तो हमें TVC अपॉन Q करना है, और अगर हमें ATC निकालनी है यानी औसत कुल लागत को निकालना है तो TC अपॉन Q करना है। या इसको हम औसत लागत को हम जो है जो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत है उनका योग करके भी। नेक्स्ट है सीमांत लागत। सीमांत लागत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लागतों में सीमांत लागत का विशेष महत्व है। सीमांत लागत उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं। यानी जब हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो जो लास्ट, मान लीजिए हम उत्पादन कर रहे हैं 100 इकाइयों का और हमारी लागत आ रही है 200 रुपये, लेकिन अगर हमने अपनी 101वीं इकाई का उत्पादन किया और हमारी लागतें बढ़कर हो गई 209 रुपये, तो जो ऊपर के 9 रुपये होंगे ये सीमांत लागत होगी। सीमांत लागत को जब हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे MCN = TCN माइनस TCN माइनस 1, या फिर आप लिख सकते हैं MC = डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो कुल लागत में वृद्धि हो उसे अगर उत्पादन में हुई वृद्धि से आप भाग देंगे तो भी आपकी सीमांत लागत जो है वो निकल कर आ जाएगी। सीमांत लागत स्थिर लागतों से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात सीमांत लागत स्थिर लागत पर निर्भर नहीं करती। सीमांत लागत स्थिर लागत नहीं है, अल्पकाल में उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करके सिर्फ परिवर्तनशील लागतें ही बदली जाती हैं। इसलिए सीमांत लागतें केवल परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।